बात करते हैं जी हाउ योर किडनी वर्क्स। ठीक है, हमने एनाटॉमी तो देख लिया, अब हमने देखना है, हम फिजियोलॉजी देखते हैं कि आपकी किडनी वर्क किस तरह से करती है इन सारे स्ट्रक्चर्स को के साथ मिलकर। तो मैंने जैसे पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर होता है, और कौन सा ब्लड होता है, विद वेस्ट प्रोडक्ट, सारी बॉडी से इकट्ठा करके रीनल आर्टरी वो वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आती है और आपकी किडनी को देती है ताकि वो उसको फिल्टर कर कर दोबारा से रीनल वेन के थ्रू उसको क्लीन ब्लड आपकी बॉडी में दोबारा से एंटर हो जाए। ठीक है, अब ये जो क्लीन होता है ब्लड, वो किसके थ्रू क्लीन होता है? यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आपको किडनी का आपको याद होगा कि मैंने बताया था कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन होते हैं, तो उनके अंदर एक स्ट्रक्चरल यूनिट मौजूद होता है जो असल में काम कर रहा होता है। और ये इसको आप जूम करें तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन जो है वो किडनी के फंक्शनल यूनिट्स हैं जिनकी मदद से किडनी काम कर रही होती है, जिसकी मदद से किडनी यूरिन प्रोड्यूस कर रही होती है। तो अब हम चलते हैं ज़रा डिटेल्स में कि ये नेफ्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि यूरिन की फॉर्मेशन है डेफिनेटली, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये जी हमारे पास पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है उसका वो क्या कहलाता है, ये आपको जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंटरलोबुलर आर्टरीज होती हैं वो एफेरेंट आर्टरियोल बनाती हैं और ये यहाँ पर फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज बना लेते हैं। तो ये कैपिलरीज बेसिकली क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस कहलाती हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, ये ग्लोमेरुलस कहलाती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और फिर उसके बाद ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जब अपना यहाँ से फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, यानी कि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो जो एक स्पेसिफिक साइज़ की चीज़ें होती हैं वो यहाँ मूव हो जाती हैं इनटू दिस स्पेस, एंड दिस स्पेस इज़ कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब यहाँ से फिल्टर होती हैं चीज़ें तो वो बोमैन्स कैप्सूल में ही बेसिकली जाती हैं। ठीक है, यहाँ से बोमैन्स कैप्सूल के बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट, उसकी जो है वो ट्यूब्यूल शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप कॉन्विलेशन देखो, यहाँ पे कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल आपको मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। क्योंकि हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर दो तरह की ट्यूब्यूल्स होती है ना, तो ये पहले आती है ट्यूब्यूल तो इसको आप प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल कहते हो। तो जैसे ही कॉन्विलेशन ख़त्म होती है तो आपके पास एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है लूप का, नेफ्रॉन का। और ये एक स्ट्रक्चर, ये जो नेफ्रॉन है ये एक लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लेता है, एंड दैट लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले और लूप ऑफ द नेफ्रॉन, या फिर लिम्स ऑफ द नेफ्रॉन भी कह सकते हैं आपको, बट इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से आप आगे मूव करते हो तो यहाँ पर एक नेक्स्ट अगेन ट्यूब्यूल आती हैं, कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये बाद में आ रही है। और फिर फाइनली जो लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास नेफ्रॉन का, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो एक जगह पर कन्वर्ज होती हैं, उसको आप क्या कहते हैं, रीनल पैपिला कहते हो। अब ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट की जो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं तो सिर्फ एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। हमारी किडनी के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था हमारे पास नेफ्रॉन का। अभी इस पार्ट के जो है ना वो नेफ्रॉन जो है वो डिफरेंट इन पार्ट से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन उस पर हम बाद में चलेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर के हिसाब से नेफ्रॉन को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे हमारे पास होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली इनके स्ट्रक्चर में। तो कॉम्पोनेंट्स इनके वही होते हैं, इसमें भी ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल होता है, वही प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है, डिस्टल ट्यूब्यूल होती है, लूप ऑफ हेनले होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, सब कुछ वही होता है। लेकिन उससे पहले आप ये देखो, ये वाला जो हमारे पास रीजन है ना, जो लाइट पिंक में आपको नजर आया, दैट इज रीनल कॉर्टेक्स एंड दैट इज योर रीनल मेडुला। तो अब आप अगर मैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करूँ, उसकी फर्स्ट टाइप की बात करूँ ना, तो इसमें क्या आता है, फर्स्ट टाइप में बेसिकली क्या आता है कि इसका अगर आप लूप ऑफ हेनले पे ध्यान दो तो लूप ऑफ हेनले इतनी डीप नहीं है इन दी मेडुलरी रीजन। तो कुछ जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती इन दी मेडुलरी रीजन। तो इस तरह के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको आप क्या कहते हो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिनका ज़्यादा पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है। लेकिन अगर हम अपोजिट, इसके बिल्कुल अपोजिट है, अगर हम बात करें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, तो कुछ जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है और वो डीप होती है इनटू दी मेडुलरी रीजन। तो इस तरह के जो नेफ्रॉन्स हैं वो क्या कहलाते हैं जी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा, जो लूप ऑफ हेनले है लॉन्ग होती है और वो ज़्यादा रीनल मेडुला के अंदर मौजूद होती है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर की बेस पे नेफ्रॉन को दो तरह के नेफ्रॉन्स में डिवाइड करते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सो अब हम चलते हैं जी फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन की तरह। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की तरफ चलते हैं। तो द प्रिंसिपल टास्क ऑफ द नेफ्रॉन इज बेसिकली टू बैलेंस द प्लाज्मा टू होम्योस्टेटिक सेट पॉइंट्स एंड एक्सक्रीट पोटेंशियल टॉक्सिन्स इन द यूरिन। तो अगर हम सिंपलर वर्ड्स में बात करें तो नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना विद वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ऐसा उसने क्यों करना होता है, क्योंकि उसने होम्योस्टैटिक सेट पॉइंट्स बनाने होते हैं। हमारे ब्लड प्लाज्मा की एक स्पेसिफिक
आपको कहना चाहिए होम्योस्टैटिक कंडीशन है कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ आइंस होने चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा हमारे पास मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर, आयंस वगैरह, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह, तो वो क्या होता है एक्स्ट्रा यूरिन के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो एक्स्ट्रा चीज़ें एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती हैं। इसमें कुछ टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आयंस वगैरह हो, पोटेंशियल टॉक्सिन्स वगैरह भी इससे रिलीज हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। ठीक है, तो ये सब इस तरह से नेफ्रॉन के थ्रू जो प्रिंसिपल फंक्शन है बेसिकली उसका क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करना फ्रॉम आवर बॉडी। तो थ्री प्रिंसिपल फंक्शंस में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल टास्क तो वही है, लेकिन वो किस तरह से एकम्प्लिश करता है विद द हेल्प ऑफ थ्री प्रिंसिपल फंक्शन। सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन का काम करता है, उसके बाद वो रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि क्यों फिल्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होती है और फिर सिक्रीशन का प्रोसेस भी होता है। तो नेफ्रॉन के बेसिकली तीन प्रिंसिपल फंक्शंस है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स से हो रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, ये हमारे पास एफेरेंट आर्ट्रियोल है जो ग्लोमेरुलस बना रही है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और यहाँ पर ये बोमेंस कैप्सूल में इसका फिल्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड है कैपिलरीज में से वो फिल्टर होकर कहाँ जाता है, बोमेंस कैप्सूल में जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, नाउ इट इज नॉट एट ऑल कॉल्ड ब्लड, इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। क्यों इसको ब्लड नहीं कह रहे, क्योंकि अब इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स वगैरह, बिग प्रोटीन्स वगैरह वो मौजूद नहीं है। सिर्फ ये कैपिलरीज जो है इनके अंदर से स्पेसिफिक साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं या आइंस मूव कर सकते हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 माइक्रोमीटर ऑफ सब्सटेंसेस जो यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो वो फिल्ट्रेट बनकर कहाँ चले जाते हैं, इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद फिर आपको लूप ऑफ हेनले आता है, फिर उसके बाद जो है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा इसमें रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। ये जो फिल्ट्रेशन है उसका फर्स्ट प्रोसेस है, प्रिंसिपल फंक्शन है। ये जो सेकंड नंबर है ये बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन हो रही है यहाँ पर, जो फिल्टर यहाँ से ये नेफ्रॉन में से रीएब्जॉर्प्शन हो रही है टू वेयर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, अब ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज क्या है, इसमें आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज क्या है, बेसिकली आप देखो जब यहाँ पर एफेरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस बनाती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है, तो मैंने आपको बताया था कि ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद दोबारा से आर्ट्रियोल बन जाती है। और वो कौन सी आर्ट्रियोल बनती है, एफेरेंट आर्ट्रियोल बनती है, जो इस ग्लोमेरुलस से इस बोमेंस कैप्सूल या रीनल कॉर्पसल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, रीनल कॉर्पसल आप किसको कह रहे हो, इन दोनों को कंबाइन तौर पर, ग्लोमेरुलस को और बोमेंस कैप्सूल को हम कंबाइन तौर पर रीनल कॉर्पसल भी कह सकते हैं। तो इफेरेंट आर्ट्रियोल रीनल कॉर्पसल में से एग्जिट होती है और ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है, इट इज कॉल्ड पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और जो इफेरेंट आर्ट्रियोल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। दीज पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ से रीएब्जॉर्ब होती हैं फ्रॉम दी नेफ्रॉन, वो दोबारा से पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, इंटरल्यूबुलर वेन्स के थ्रू, आपको पता है वेन्स जो हैं वो क्लीन ब्लड लेकर जा रही होती हैं एंड एग्जिट हो रही होती है फ्रॉम दी किडनी। तो यहाँ पर इसके ये मैंने आपको थ्री प्रिंसिपल फंक्शंस बता दिए। अच्छा, ये थर्ड फंक्शन जो है बेसिकली ये सिक्रीशन का फंक्शन है। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में से अगर कोई चीज़ें जैसे यूरिया वगैरह है, कुछ टॉक्सिन्स वगैरह हैं, तो वो भी यहाँ से सिक्रीट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द ब्लड इनटू द नेफ्रॉन, जो कि आगे फिर जाके फर्दर यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। नेफ्रॉन के प्रिंसिपल फंक्शन के अलावा इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, और वो सेकेंडरी फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन का काम तो कर ही रहा होता है नेफ्रॉन, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस भी कर रही होती है हमारी किडनी बाय द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन बेसिकली एक हार्मोन है जो किडनी से रिलीज होता है, तब रिलीज होता है जब ब्लड का फ्लो कम मिल रहा होता है किडनी को। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लड, एक जो किडनी है उसको अपनी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो अगर जैसे ही उस ब्लड प्रेशर में कमी आती है तो वो किडनी जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ कॉल्ड रेनिन, और फिर रेनिन जो है वो बाकी बॉडी को पोक करता है कि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करे। ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स है इसके, ये बहुत एक पूरा सिस्टम बनाता है ये रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम, लेकिन हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। फिलहाल हमारा फोकस नेफ्रॉन के ऊपर है, उसकी यूरिन की फॉर्मेशन की फंक्शन के ऊपर है, प्रिंसिपल फंक्शन के ऊपर है। जो दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है, इसके अलावा किडनी जो है हमारे लिए, ये नेफ्रॉन जो है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी करवा रहा होता है, अगेन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है नेफ्रॉन का। जो ये सेकेंडरी फंक्शन है ये क्या कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी खुद तो विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जो हम लोग या तो डाइट से लेते हैं या फिर सनलाइट से लेते हैं। तो ये किडनी जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है यहाँ पर बेसिकली किडनी के अंदर,
एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो विटामिन डी को अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैल्सीडायोल इज़ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी एंड कैल्सीट्रायोल इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी। तो जब ये कैल्सीट्रायोल बन जाती है, एक्टिव फॉर्म हो जाती है किडनी की, तो फिर किडनी में तो फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से होने लग जाती है। और आपको पता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।